नेगेटिव फोर्स का फॉर्म है रेडियल साइन, इमोशनल इवेंट का फॉर्म है I of the sin theta f n is equal to I L T sin. The part of the apply the same is इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर मूव कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, मैग्नेटिक फील्ड 90 से सॉल्व कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड 0 की मैग्नेटिक फोर्स 0 एंड फोर्स डायरेक्टली इक्वल टू 1 इस तरफ को चला जाए तो फील्ड जो साइंटिस्ट हैं कंजर्वेटिव नहीं काम करते हैं उनके लिए प्रॉपर क्वेश्चन मार्क रहेगा मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने नहीं करती है आप और फिर वो प्रिंसिपल्स होते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड आप देखिएगा कि हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कैसी फील्ड है, क्या उससे कंजर्वेटिव कहना चाहिए या नॉन कंजर्वेटिव कहना चाहिए। तो वहाँ पर हम जो फार्मूला लगा रहे थे उसको मैंने मिस्टेक कर दी, साइन थीटा था साइन 90 1 होता है तो जो नहीं लिखना चाहिए था। देखिए फार्मूले बहुत सारे लग सकते हैं, एक तो रिड्यूस लिमिटर का फार्मूला है रेडियल साइन थीटा इस स्क्वायर में सवाल की भी जाए, एक फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का है आई एल पी साइन थीटा, एक फार्मूला है क्यू बी टी साइन थीटा। अब जो भी ले लो, अगर आप इसमें सेटिस्फाइड हो आप ये ले लो, मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन के हवाले से उसकी वेलोसिटी और उसकी मैग्नेटिक इंडक्शन के दरमियान का एंगल। सपोज वायर की डायरेक्शन इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो ऐसे है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है प्लेस्ड उसका नॉर्थ पोल एक तरफ, साउथ पोल दूसरी तरफ। मैग्नेट जो होते हैं वो हॉर्सशू मैग्नेट होते हैं। 3D पे देखा अगर मुझे बैकएंड से ऐसे एक ही मैग्नेट के दो एंड्स हॉर्सशू मैग्नेट यू शेप होते हैं। डायरेक्शन है मैग्नेटिक इंडक्शन की वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ। बी जो है उसका हम जब वेलोसिटी के साथ एंगल देखते हैं 90, मिसाल के तौर पर ये फार्मूला यूज कर लो आई एल पी साइन थीटा, इसमें आप लेंथ और मैग्नेटिक इंडक्शन के दरमियान का एंगल देखते हैं वो भी 90 है। लेंथ फैक्टर जो कंडक्टर पड़ा हुआ है उसका रुख और मैग्नेटिक फील्ड ये आप ले, अगर आपको ये फार्मूला यूज करना तो ये वाला यूज कर लो sin theta is equal to b velocity और b को दरमियान का एंगल 90। So 90 जो था मैंने गलत लिखा था, तीन वेक्टर से बोल के cos theta cos theta sin 1 है इस जगह पर इस जगह पर चाहे ऊपर चाहे नीचे जिसमें आप सॉल्व करें मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट वुड बी 1 मैक्सिमम। चाहे ऊपर वाले फॉर्म कर लो तो उसमें आ जाएगा आई एल पी मैक्सिमम वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। मैक्सिमम फोर्स का मतलब वर्क इज डन, वर्क इज मैक्सिमम, वर्क इज नॉट जीरो।
वर्क जीरो नहीं है तो इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव। जहां वर्क जीरो होगा वहां कंजर्वेटिव फील्ड होगा, जहां वर्क जीरो नहीं है बाकी कुछ ना कुछ वैल्यू है वो नॉन कंजर्वेटिव। तो हम यही बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पे कंट्रोवर्सी है। मैग्नेटिक फील्ड के कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं कि जो कंजर्वेटिव का वो अपने लॉजिक्स पेश करते हैं, जो नॉन कंजर्वेटिव करता है वो ये। जो दोनों रीजन हमने पढ़े, एक लूप की शक्ल में उसकी सर्कुलर लूप से निकलते प्रॉपर्ली, और दूसरा ये जो फार्मूला सेट है, ये दोनों के दोनों इशारा कर रहे हैं नॉन कंजर्वेटिव। कुछ साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो वहां वर्क जीरो होता है, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसमें तो वर्क करने जीरो नहीं होता। उनकी भी अपनी थिंकिंग। मैग्नेटिक फील्ड पे कंट्रोवर्सी है, कोई रिसर्च को भी कर लेना तो चेक कर लीजिएगा इसको। अच्छा, एक और चीज पे जहां पर मैंने लिखा था कि नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन along a closed path is zero, ये मैंने पहले परस्टेट में लिखी थी। ये बात नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं है, इट इज फॉर कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव के लिए वर्क डन along closed path is not zero। मैंने लिखा था अगर क्लोज्ड पाथ हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या क्लोज्ड पाथ तक पहुंचेगी कोई ऑब्जेक्ट जो कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में, मिसाल के तौर पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होती है उसको, तो क्या वो अपना लूप पूरा कर पाएगी? एक से पहले जो लिखा था उसमें दूसरी करेक्शन कर ली। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए वर्क डन अलॉन्ग क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो। सवाल क्या क्लोज्ड पाथ पूरा हो पाएगा अगर आप फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं? मिसाल के तौर पे अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, फिर बी से सी की तरफ और सी से डी की तरफ आना है और फिर डी से ए की तरफ आना है, तो ऐसा मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव। ए तक आना इट इज पॉसिबल इन कंजर्वेटिव। क्यों? बिकॉज कंजर्वेटिव फील्ड में फ्रिक्शन को हम अवॉइड कर रहे हैं। फ्रिक्शन अवॉइड कर रहे हैं तो फिर एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहा। जब एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहा है तो सिस्टम के पास इनफ एनर्जी है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर ए से बी जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा है तो गेन हुई। बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो हाइट में कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है। जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतना पोटेंशियल उतना काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। फिर यहाँ से इधर से आ रहे हैं तो इसमें भी यहाँ पर ये कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलमोस्ट सेम क्योंकि हाइट सेम है। नीचे की तरफ आते जाए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लूज होती जाएगी, तो लॉस पोटेंशियल एनर्जी है वही गेन की शक्ल में काइनेटिक एनर्जी गेन करने की शक्ल में आएगा। तो ये अगर मैं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नजर से पढ़ूंगा, काइनेटिक एनर्जी को हटा दें, कंफ्यूज करेगा आपको, इसको हटा देते हैं। अगर मैं जस्ट पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस से पढ़ूं तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है। ऑब्जेक्ट को जाया कुछ नहीं करना पड़ता। जब जाया कुछ नहीं हो रहा तो पूरे चांसेस हैं कि वो वापस अपने इनिशियल स्पॉट तक पहुंच जाए। नथिंग इज वेस्टेड। जितना लॉस हुआ उतना गेन हुआ, कुछ भी जाया नहीं हुआ। सिस्टम के पास इनफ एनर्जी है कि अपने इनिशियल स्पॉट तक पहुंच जाए। पूरा हो सकता है, क्लोज पूरा हो ही नहीं सकता है कंजर्वेटिव सिस्टम।
लेकिन अगर मैं कहूँ कि फ्रिक्शनल फील्ड है मेरे पास, मैं फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं कर रहा, आपको पता है कि फ्रिक्शन में एनर्जी लॉसेस होते हैं, आपको एनर्जी जाया करनी पड़ती है। जब एनर्जी जाया हो रही है तो क्या सिस्टम पहुंच पाएगा? ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पॉइंट तक पहुंचा, मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ है, लेकिन कुछ न कुछ एनर्जी लॉस भी तो हुआ है यहाँ पर, कुछ न कुछ फ्रिक्शन की वजह से जाया भी हुआ होगा, जितना गेन होना चाहिए उतना गेन नहीं हुआ, कुछ जाया हो गया। फिर आगे जाते हुए यहाँ पर भी लॉसेस हो रहे हैं, फिर नीचे आ रहा है यहाँ पर भी लॉसेस हो रहा है, एनर्जी लूज होते होते जीरो हो गई। गेन इज नॉट इक्वल टू लॉस, यहाँ पर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी उतना नहीं होगा जितना कि गेन था, यहाँ पर कुछ ना कुछ आया हो गया है शक्ल में रोड की फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, तो एनर्जी जब खत्म हो गई तो सिस्टम स्टॉप हो गया, लूप तो पूरा हो गया। मैंने जो ब्रेक से पहले बात की है, लूप को पूरा करें, लूप पूरा होता है कि बीच में चीज स्टॉप हो जाती है, स्टॉप की बात कर रहा हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इससे वेरीफाई नहीं किया, इसने कहा कि एनर्जी लॉसेस होते जा रहा है, जाया होती जा रही है, सिस्टम की एनर्जी जीरो हो गई, इसका मतलब इसने लूप को कंप्लीट नहीं किया। तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड वो है जिसमें लूप इज नॉट कंप्लीटेड because energy of system becomes zero due to losses. इसलिए हम कहते हैं कि work done is not zero. System अपने initial point पर पहुंचेगा तो work zero होगा, displacement zero होगा ही नहीं। Displacement is not zero. Object मशीन की एक जगह पर होती है तो displacement zero है, तो work zero होगा। तो not conservative work done is not zero. दो जगह पे करेक्शन है, दो जगह पे इधर पे साइन और एंगल और कुछ मिसालें नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव। कुछ एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, कास्टिक स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रिक एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। कुछ मिसालें नॉन कंजर्वेटिव की नोट कर लेते हैं। नोट करें नॉन कंजर्वेटिव एग्जांपल्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन, स्प्रिंग, नॉर्मल फोर्स जैसे टेबल की रिएक्शन फोर्स होती है, किताब टेबल को पढ़ी थी उसकी रिएक्शन फोर्स को नॉर्मल फोर्स कहते हैं, प्रोपल्जन फोर्स ऑफ रॉकेट, प्रोपल्जन फोर्स ऑफ मोटर, कुछ चीजें जो है नॉन कंजर्वेटिव। Non-conservative work will depends upon the path forward.
वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वर्क एनर्जी ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप वर्क परफॉर्म कर रहे हो तो उसकी वजह से एनर्जी में जरूर चेंज आएगा। वर्क वजह है एनर्जी में तब्दीली। वर्क वजह है एनर्जी में तब्दीली। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के हवाले से करूं, अगर मैं इसका स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हूं, मिसाल के तौर पे स्ट्रेट लाइन मोशन में एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है जो कि फिलहाल है रेस्ट में। फिलहाल रेस्ट में होने का मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी की जीरो, तो वेलोसिटी मौजूद है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले वैल्यू फेस करेंगे काइनेटिक एनर्जी। इस वक्त बॉडी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फिलहाल कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है। वर्क परफॉर्म करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसकी वजह से ये बॉडी डिस्प्लेस होना शुरू हो जाती है। अगर होती है तो उस केस में कुछ देर के बाद बॉडी पहुंचेगी नई लोकेशन पे। अब मूव कर रही है बॉडी, पहले रेस्ट में थी, अब मूविंग बॉडी जो मूव कर रही है इन मोशन, इसकी वेलोसिटी मिसाल के तौर पे 5 सपोज, उस 5 की वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी हो गई मिसाल के तौर पे 25, अपनी तरफ से वैल्यू लिख रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी तब्दीली तो आई है 0 से लेकर 25 तक ले आने का बात कैसे एक्सप्लेन की जाए? इसको बदलने वाला फैक्टर कौन? वर्क फोर्स के लगने की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि यहाँ पर वर्क किया गया है ऑफ सिस्टम। वर्क परफॉर्म किया गया है सिस्टम के ऊपर, इस वर्क की वजह से 0 से 25 का लेवल आया। तो हम यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला है वर्क एनर्जी थ्योरम का, और बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला। थ्योरेटिकल बातों को शायद कोई आज ना पूछे, न्यूमेरिकल की बात है। वर्क का नया फार्मूला मिल गया। वर्क वाली लिस्ट जो बनाई थी पहले तो 4 वाला लिखा था, पावर वाला लिखा था, और फार्मूला वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल 25 है, इनिशियल 0 है, तो 25 माइनस 0 करेंगे 25 आउट का मतलब फॉर्म हुआ। मिसाल के तौर पे एग्जांपल्स दें तो 25 फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 इनिशियल, तो 25 आउट का वर्क इसमें परफॉर्म किया गया, इसी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी 25 पर शिफ्ट हो। Responsible for change in character. इसको मज़ीद आप खोल सकते हैं। Work is equal to final kinetic energy
minus initial kinetic energy final kinetic energy half mvf square minus initial half mvi square kinetic energy of our process final के लिए या दिया value half to common ले लो mass to common ले लो vf square minus vi square वर्क का फॉर्मूला तो और का जिसमें मास है वेलोसिटी का स्क्वायर यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं इसी इक्वेशन से आप फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क का फार्मूला Ft यहाँ प्लेस करते हैं Ft is equal to half m vf square minus vi square d करके साइड को शिफ्ट करते हैं F is equal to 1 over 2d into m vf square minus vi square यहाँ से आप फोर्स का इतना फार्मूला निकाल सकते हैं mass कार्ड में मैंने आपको दिए फॉर्मूले कैसे आए कैसे नहीं आए इसके चक्कर में मत करो आपका काम इसके बाद शुरू होता है आप जो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसके दिमाग से आप कर रहे हो वहाँ पर आपके नॉलेज को अप्लाई कर फॉर्मूले जिसको वैल्यू लगने उसके हिसाब से ये हमने वर्क एनर्जी के पढ़ा काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से अब पोटेंशियल के हिसाब से हम करते हैं जो बात हम पूरे पहले की थी इन सारे पोटेंशियल उसी बात को इक्वेशन वाइज पहले मैंने आपसे कहा था कि भाई अर्थ पे मौजूद एक ऑब्जेक्ट है जो सतह पर मौजूद है सरफेस पे मौजूद सतह पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं और इसको हाइट पर ले जाऊं तो मैंने ऐसा इसको वर्क परफॉर्म किया वर्क इज ऑन सिस्टम सम हाइट इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की जाएगी नई हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh के फॉर्म में से आएगी मिसाल के तौर पर पहली वैल्यू 0 थी तो यहाँ मिसाल के तौर पे 20 की वैल्यू जो बदलाव आया है एनर्जी का वो किसकी वजह से ऑब्वियसली वर्क की वजह से तो वर्क एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वहां लिखा है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिसाल के तौर पर फाइनल वैल्यू 20 थी इनिशियल 0 थी तो फिर वर्क जो है वो 20 से हुआ 20 से वर्क किया गया इसलिए ये ऑब्जेक्ट जो है 20 की पोटेंशियल मजीद आप इसको खोल सकते हैं वर्क इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल जी का फार्मूला है mgh f लगा देंगे फाइनल रेट के लिए माइनस mgh इनिशियल रेट के लिए i लगा देंगे देखो फर्स्ट चीज कॉमन है जो मास कॉमन है डेंसिटी कॉमन है इधर एक दफा कर दें hf माइनस hf यहाँ से वर्क का कैलकुलेट कर सकते हैं और फार्मूला आपके वर्क करें
यहीं पे आप फोर्स लगा सकते हो, फोर्स की वैल्यू वर्क इज इक्वल टू एफ ई, एफ ई इज इक्वल टू एम जी, चाहो तो इसको आप डेल एच एच एन माइनस एच आई डेल एच, अगली साइड को शिफ्ट कर दें डी को, तो एम जी डेल एच को डी, यहाँ से आपको फोर्स की इक्वेशन मिली। इससे मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तक बताना प्लीज, मैं आपको सारे फॉर्मूले डाल के दिए हूँ, या आप लिख लो, इसके बाद आपकी कहानी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल सामने आ रहा है, और आपने आपका है कैसे निकल रहा है डेरिवेशन इक्वेशन का इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल केस करते हैं, बस कभी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप बता मेरा काम इस जगह तक पहुंचाना था, इसके बाद हम कभी चीजें अप्लाई करना मेरा सीखो। ये हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम, इसके 26 सवाल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, याद रखिएगा। अच्छा, सिर्फ आप इससे वर्क कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप इससे काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें लिखा हुआ है कि भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, वर्क गिवन है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो इसको आप शिफ्ट कर देंगे इस साइड पे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू वर्क प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इससे काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेट कर सकते हैं। Energy, ability to perform work, store work is energy. किसी बॉडी के अंदर एनर्जी है तभी वो वर्क परफॉर्म कर पाएगा, एनर्जी नहीं लगती। एनर्जी और वर्क आपस में बड़े लिंक हैं। वर्क का टॉपिक पड़ा, उसमें क्या है, वर्क परफॉर्म करेंगे किसी सिस्टम में तभी उसमें एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। वही बॉडी जिसके पास एनर्जी स्टोर है वो फिर किसी और जगह पे काम कर सकती है। ये रिलेशनशिप ऐसे चलेगा, वर्क देन ऑन सिस्टम। अब मैंने काम किया किसी गाड़ी के ऊपर, गाड़ी को मूव करना मैंने काम किया, तो एनर्जी ट्रांसफर टू सिस्टम। बेसिकली हुआ ये, मेरे काम करने का मतलब है मैंने अपनी एनर्जी उसको डिलीवर कर दी। लास्ट पोजीशन ऑफ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, मेरे पास एनर्जी थी, मैंने खाना खाया हुआ था, मैंने एनर्जी अपनी लगाई, धक्का लगाया गाड़ी को, गाड़ी का मेरी कोई गाड़ी चलना शुरू हुई, गाड़ी के पास एनर्जी आई तो मेरी वजह से वर्क एनर्जी सिस्टम, एनर्जी ट्रांसफर टू सिस्टम। नाउ दिस सिस्टम is able to perform work। मैंने वर्क किया उसके ऊपर, अब उसके पास एनर्जी आ गई है, अब वो किसी और चीज को वर्क परफॉर्म कर सकती है।
गिव एंड टेक का मामला है। एक से एनर्जी की दूसरे में गई, दूसरे से एनर्जी तीसरे में गई, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में गई। टाइप्स एनर्जी की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह। यहाँ पर एनर्जी की टाइप गिवन है, मैकेनिकल एनर्जी। जिसकी दो फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो शब्द हैं, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दो शब्द हैं पढ़नी है। एक सादा शब्द अलग से करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत फॉर्म से कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप समझते हैं, ड्यू टू मोशन। फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इस पे बात करते हैं तो बिल्कुल इलास्टिक क्या है। Kinetic energy is equal to half mv square. इस इक्वेशन को आप रिलेशन के हिसाब से करो तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। Kinetic energy is directly proportional to the square of the velocity, square of the velocity, square को मत भूलिए। If mass doubled, more kinetic energy is required to move the object. पढ़ने का स्टाइल बड़ा मैटर करता है। सवाल को जब जैसे कि आज उसका आप सॉल्यूशन कर दीजिए, लेकिन असल में समझना है कि मास बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। मास बढ़ने का मतलब है आप दूसरी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, आप कार की बजाय ट्रक की बात कर रहे हो, पहले कार की बात कर रहे हैं, आप उसको डबल मास एनर्जी की बात कर रहे हो, तो बात और एक चीज मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव दैट ऑब्जेक्ट। हैवियर चीजों को मूव करना मुश्किल है, स्टार्ट उसको एनर्जी बहुत तेजी पड़ेगी। वर्क एक्चुअली पड़ा एनर्जी देने के लिए वर्क करना पड़ता है, पहले वर्क परफॉर्म किया जाता है, तो वर्क बहुत ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा तब हैवियर चीजें मूव करेंगी। इसीलिए कहते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी है। दैट वेलोसिटी, अगर एक ऑब्जेक्ट तेज मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि उसने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। किसी शुरुआत में उसको इतनी ज़्यादा वर्क की है, फॉर्म एनर्जी दे दी गई है कि उसको फास्टर मूव कर रही है। So अगर किसी चीज की वेलोसिटी डबल है, इट मींस उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो है 4 टाइम्स उसको मिलेगी। इस पे मतलब 4 टाइम्स पर एन साउंड 3 टाइम्स कर दिया जाए, उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उसको 9 गुना दी गई है। उसके पास वो है कंटेंट तभी तो पास कर रही है। 4 गुना कर दिया जाए वेलोसिटी को, 2 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर, सब आते रहते हैं। हाफ कर दो वेलोसिटी को, स्लोप की इसका मतलब उसने लूज कर दी है काइनेटिक एनर्जी। हाफ स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1/3 ई गुना कम हो जाए स्पीड पहले की बात है, 1/9 काइनेटिक एनर्जी को 9 गुना कर।
1/4 4 गुना कम कर दो स्पीड को 1/4 का स्क्वायर वन ओवर 16 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तकरीबन 6-8 सवाल है जो साथ में आपको पढ़ना है। एनर्जी की स्केल कौन सी होती है, चाहे काइनेटिक है चाहे पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट्स उसके जाओ जो वर्क के यूनिट्स थे वही एनर्जी के यूनिट्स, डायमेंशंस वही वर्क की तरह, वो आपको कर दीजिएगा। सवाल आ जाए कि सपोज M1 is 2 kg, M2 is 4 kg. What will be ratio of their kinetic energy if moving with same velocity? वेलोसिटी सेम है दोनों बॉडीज की, एक का मास 2 kg है दूसरे का मास 4 kg है, रेशियो निकालना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी, उसमें जब रेशियो पता है तो थोड़ी सी पर्टिकुलर को सीक्वेंस पता है, और सीक्वेंस नहीं पता है तो पहले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में न्यूमरेटर में लिख दिया, दूसरे की डिनोमिनेटर। यहाँ पर याद रखिए सेम वेलोसिटी है तो v1 is equal to v2 which is equal to v, और v का सिंबल लिख दे सकते हैं। अब पहली बॉडी उसके लिए हाफ m1 v स्क्वायर, मैंने v के साथ 1 लिखा क्योंकि उसको सिमिलर माना हुआ है, डिवाइड बाय हाफ m2 v स्क्वायर। इसको तो नीचे जाए, इसको तो ऊपर ले जाए, 2/2 m1 m2 v स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, इसको से कैंसिल। हो सकता है कि अगर वैल्यूज ना दी जाए, पॉसिबल है सवाल ऐसा बन सकता है वैल्यूज ना दी गई, बस यहाँ तक आंसर फ्रीज किया होगा। आप प्लेस कर दो वैल्यूज, अगर आपके पास वैल्यूज हैं तो पहली बॉडी की मास था 2, दूसरे का मास था 4, वन बाई टू रेशियो आ जाता है 1/2 का लिखा हुआ 1:2। पहली बॉडी के मुकाबले में दूसरी बॉडी को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिली है, उसे 4 kg वाले मास को मूव करवाना है उसी वेलोसिटी से, इसका मतलब उसको डबल काइनेटिक एनर्जी की नीड है, तभी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। 1:2। A neutron of mass 1.7 meters per minus 27 kg travels a distance of 12 meters in a time interval of 3.6 meters per minus 9 seconds. If its speed was constant, its kinetic energy is
कल आप वर्कशीट दी थी वहाँ पे देखिए कैसे क्वेश्चन सामने देखते हैं। मास गिवन है, बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है 12 मीटर का, s इज गिवन, s इज इक्वल टू 12, इंटरवल टाइम इंटरवल 3.6 × 10⁻⁴, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी। सीधा मैं डाटा पे आ रहा हूँ। मास है 1.67 × 10⁻27 kg, डिस्टेंस है 12 मीटर, टाइम है 3.6 × 10⁻⁴ सेकंड्स, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कल आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब आप चेक करें, कहीं पर भी हमें डेटा में वेलोसिटी नहीं दी गई, मास नजर आ रहा है डेटा में, कहीं पर भी हमें वेलोसिटी का फैक्टर नजर नहीं आ रहा। तो फिलहाल आप इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, एक नाम देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, और पहले आप डाल दें कैलकुलेटिंग वेलोसिटी। एक फार्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। एस ओवर टी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 12 डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम है 3.6 × 10⁻⁴। को डिवाइड करें 3.6 से तो ये आ जाएगा 3.3, और 10⁻⁴ के ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये 10 + 4 हो जाएगा यूनिट्स मीटर पर सेकंड। 12 को डिवाइड करें 3.6 से, यहाँ से 3.33, और 10⁻⁴ को ऊपर शिफ्ट कर देंगे 10⁻+4। पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² में वैल्यू प्लेस करनी। मास है 1.67 × 10⁻27, वेलोसिटी है 3.33 × 10⁻⁴, और उसका स्क्वायर भी लेना। मल्टीप्लाइड तो ये पहले स्क्वायर ले लें, 3.33 का 1/2 × 1.67 × 10⁻⁻27, 3.33 का स्क्वायर है 11.088। एक्सपोनेंट का अगर स्क्वायर लिया जाए तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है स्क्वायर के साथ, स्क्वायर नहीं लिया जाएगा, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। 4 × 8, 3.33 का स्क्वायर ले लिया, बाकी एक्सपोनेंट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर के साथ। तो आंसर आया 11.088, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.67 से, यार 18.5 10⁻⁻27 प्लस एक्सपोनेंट्स को साथ में लिख दिया -27 प्लस 8। अब 2 से डिवाइड कर दें, 18.5 9.25 × -27 + 8 -2
क्वेश्चन नंबर 75 आपकी वर्कशीट का है जो आपको दी गई थी, वहां पे आपने बस नोट नहीं करना, सामने देखते जाएं उस पे। अ पर्सन पुशेस अ टॉय कार, एक शख्स है टॉय कार को पुश कर रहा है। इनिशियली एट रेस्ट, शुरू में वो रेस्ट में है, यानी कि इसने इनिशियल वेलोसिटी का बता दिया है कि 0 है। टुवर्ड्स द चाइल्ड by exerting a constant horizontal force of 5 मीटर through a distance of 1 मीटर, 5 मीटर की फोर्स लगा रहा है, इस वजह से 1 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा। If the car has a mass of 0.1 kg and final kinetic energy of 5 joule, final kinetic energy दे दी गई है 5 joule, what is the final speed? final speed बताना है। तो देखिए इनिशियल स्पीड जब उसने कहा रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तब उसने एक तरफ तो पाबंद कर दिया कि भाई इनिशियल स्पीड अगर 0 है तो फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। तो सिंपल बात है, कल बात की थी कि अगर एक चीज रुकी हुई है तो रुकी हुई चीज की काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, रुकी हुई चीज का की वेलोसिटी 0 है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, और इसने कोई कमेंट आगे किया भी नहीं कि इनिशियल वगैरह की बात नहीं की, सीधा सीधा इसने कहा कि फोर्स लग रही है 5 मीटर की, 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, और फाइनल जो है काइनेटिक एनर्जी उसकी ले दी है 5 जूल। कहता है फाइनल स्पीड जो है आते हैं इसकी डाटा की तरफ। पाँच मीटर की फोर्स लग रही है, डिस्टेंस है 1 मीटर, मास है 0.1 kg, काइनेटिक एनर्जी है 5 जूल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वगैरह तो वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लिखिए। using kinetic energy is equal to half mv square, कल हमने ये फार्मूला पढ़ा था, kinetic energy is equal to half mv square। बस यहाँ पे हम खुद क्या करते हैं, अपनी मर्जी से नीचे सब्स्क्रिप्ट लगा देते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल वेलोसिटी। उससे पूछा आपसे ये अब उसी चाहिए वेलोसिटी। कल आपको लास्ट में एक बात बताई थी कि इसी इक्वेशन से हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, दोनों साइड का ले लिया अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो अंडर रूट से पैटर्न बेहतर इसको शिफ्ट कर, शिफ्टिंग के बाद ये टू अगले साइड पे शिफ्ट करने, मास अगले साइड पे शिफ्ट करने, ये हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर m दोनों साइड में 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m स्क्वायर का स्क्वायर का अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास डेटा मौजूद है, f का सिंबल लगा दें काइनेटिक एनर्जी के साथ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी दी गई है 5 जूल डिवाइडेड बाय मास दिया गया है 0.1 mf माइक्रोस। विदाउट कैलकुलेटर कोशिश करें, u को मल्टीप्लाई करें 5 से 10 आएगा। 0.1 को अगर ऐसे लिखा जाए, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करें राइट साइड पे, एक दफा शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। रूल मैंने पहले बताया कि जब भी आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो सिंगल शिफ्ट करने पर माइनस का एक्सपोनेंट
लगाते हैं। जितनी बार शिफ्ट किया है, एक बार शिफ्ट किया है तो आप एक का एक्सपोनेंट माइनस के साथ लगा रहे हैं विदाउट करने की कोशिश करो। एक 10 तो ऑलरेडी है ऊपर की तरफ, नीचे वाला 10 माइनस 1 अगर ऊपर शिफ्ट किया जाए तो प्लस है, 10 इसका माइनस 1 था प्लस 1 का 10 into ऊपर शिफ्ट करके 10 into 10 is 100, 100 का अंडर रूट लेके 10 आंसर आपके पास आ गया 10 into 10%। कल हमारी डिस्कशन की फॉर्मूला वगैरह के उसके हिसाब से एप्लीकेशन एनालिसिस करते हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। हेडिंग डालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक हमारा पोटेंशियल एनर्जी। कल मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी थी। लॉजिक इसका हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ पे कोई चीज रखी हुई है, गौर से सुनिएगा, सरफेस ऑफ अर्थ पे कोई चीज मौजूद है, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे मौजूद होने का मतलब ये है कि उसकी हाइट 0, इस पोजीशन पर इसकी हाइट 0 बिल्कुल सरफेस पे ग्राउंड पे पड़ेगी। ताल्लुक ही पोटेंशियल एनर्जी का हाइट के साथ है, पोजीशन के साथ है, कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। लफ्ज अगर समझे आपको बताया जाएगा एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या अगर ये सेंटेंस ना मिले, पोजीशन ना मिले, तो इसके बजाय लिखा होगा लोकेशन, या अगर ये ना मिले तो इस तरह पे लिखा होगा कॉन्फ़िगरेशन, ये ना मिले तो हाइट, कोई भी लफ्ज आपके लिए हो तो जो एनर्जी पोजीशन या लोकेशन या हाइट से रिलेटेड होती है उसको आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी। जिस वक्त हाइट 0 है, कंफर्म बात है कि उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। जमीन की सरफेस पे कोई भी चीज पड़ी हुई है, बॉल पड़ा हुआ है या बॉक्स पड़ा हुआ है या गाड़ी खड़ी हुई है या ट्रक खड़ा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी खड़े हुए स्टेट पे 0 है, वो ग्राउंड के साथ टच कर रहा है। फार्मूला हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का है वो है mgh। अगर यहाँ पर आप इसको 0 हाइट देंगे तो ये कंप्लीट आंसर होगा। पोटेंशियल एनर्जी 0 हाइट पे, यानी कि सरफेस पे 0 हाइट का यहाँ पर मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड ऑन ग्राउंड फ्लोर। जब भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर हो, फ्लोर पर हो, तो उसकी हाइट 0 है, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर एनर्जी को मैं स्टोर कर दूं, इसको मैं एनर्जी प्रोवाइड करूं। उसका तरीका ये है कि मुझे इसके ऊपर वर्क को परफॉर्म करना है। क्या? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सेंटेंसेस आप पढ़ते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जिक्र आता है। मुझे क्या करना है? मुझे इसके ऊपर फोर्स लगाना है। जो टूलगा इसको उठाने के लिए किसी चीज के साथ या अपने हाथों के साथ, तो अपने हाथों से मैं फोर्स लगा रहा हूँ। इस फोर्स लगाने का मतलब है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। क्योंकि वर्क होने के लिए, कल हमने बात की थी, वर्क होने के लिए 2 पैरामीटर्स का होना जरूरी है।
फोर्स भी लगनी चाहिए और डिस्टेंस भी कवर होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कवर होना चाहिए, हाइट तय होनी चाहिए। तो अगर मैं फोर्स लगा के इसको कामयाब हो जाता हूँ उठाने में, एक सर्टेन हाइट तक अगर मैं ले जा सका इसको, हो सकता है बहुत वजनी चीज हो तो मैं ना उठा पाऊँ, जिसका मतलब मेरा जो वर्क है वो सफिशिएंट नहीं था, मेरा वर्क उसको इतनी एनर्जी नहीं दे सका कि मैं उसको उठा पाऊँ। डिपेंड्स अपॉन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन अगर मेरी जो फोर्स है वो उसके वेट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने वर्क उसके ऊपर कर दिया, और जो वर्क किया गया है that work is stored as potential। फोर्स लगेगी, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल एक्सिस पे यानी हाइट कवर होगी। ऐसा अगर हुआ तो मैंने क्या किया है, वर्क परफॉर्म किया है ऑन द सिस्टम, और वर्क उसमें स्टोर हो गया है किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब वो एक नई हाइट पर है, पहले वो 0 हाइट पर थी, अब मिसाल के तौर पर वो 5 मीटर ऊपर है जमीन की सतह से। क्रिकेट बॉल है जमीन पे पड़ा हुआ, प्लेयर उसको उठा के अपने हाथ में ले आया, तो जमीन से उसने उसको ऊपर उठा दिया। इसका मतलब ये है कि अब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। उस पोटेंशियल एनर्जी को हम उस वक्त के हिसाब से मैक्सिमम भी कहेंगे, mgh फार्मूला यूज करेंगे, और उस mgh फार्मूले में जो है हाइट है इस वक्त के हिसाब से मैक्सिमम जितना उठा सकते थे उठा लिया, तो उस वक्त के हिसाब से मैक्सिमम। मजीद फोर्स लगाएंगे तो मजीद ऊपर भी उठा सकते हैं, नई सिचुएशन में नई हाइट आ जाएगी। लेकिन फिलहाल इस सिचुएशन में इसकी हाइट जो भी है 5 मीटर है या 2 मीटर है, उस पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके वक्त के हिसाब से मैक्सिमम। लेकिन ख्याल कीजिएगा कि अहम पॉइंट है यहाँ पर, हम इस हाइट को मैक्सिमम जरूर कहते हैं, इस पोटेंशियल एनर्जी जो भी हाइट की सॉलिडिटी है उसको मैक्सिमम जरूर कहते हैं। लेकिन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का जो साइन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। कीप इन माइंड, पोटेंशियल एनर्जी को वैल्यू के हिसाब से मैक्सिमम कहा जाएगा, लेकिन इसके साथ साइन लगा होगा माइनस का। क्यों माइनस का साइन लगा होगा, उसका रीजन देखिए, ये ऑब्जेक्ट ऊपर ले जाई जा रही है ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी इज डाउनवर्ड। तो किसी चीज को अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाते हैं तो आप उस पर नेगेटिव वर्क कर रहे हैं बेसिकली। कल की डिस्कशन हमारी, अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, ग्रेविटी एक फोर्स है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल बन रहा है 180 डिग्री का ग्रेविटी और हाइट के दरमियान, या ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। और मैंने कल भी बताया था जब एंगल 180 बनता है तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन इज नेगेटिव। तो आप जो काम बेसिकली इस पे कर रहे हैं, ये कौन सी फील्ड की आप बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। कल डिस्कशन जो की थी हमारे उसमें ये जो पॉइंट था ये था सारा का सारा एक एरिया जिसका नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके अंदर रह के हम काम कर रहे हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड है, हम ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो हम नेगेटिव वर्क बेसिकली कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव वर्क इज डन ऑन सिस्टम। जो मैंने पहले लिखा था वर्क इज डन ऑन सिस्टम, अब उसके साथ एक नेगेटिव का साइन लगा दिया। नेगेटिव मैंने कल भी समझाया था आपको, नेगेटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है। नेगेटिव को हमने वैल्यू के साथ लाशक लिखा भी हो तब भी उसको हम मिनिमम नहीं कहते हैं, मिनिमम लिख देते हैं, लेकिन असल में इसका ताल्लुक डायरेक्शन के साथ है, इसको डायरेक्शन के हिसाब से लेना। तो नेगेटिव वर्क कर दिया गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन में पोटेंशियल की जो इक्वेशन है उसमें अगर मास लिखूं, लेकिन ग्रेविटी जो है वो मुझे माइनस साइन के साथ लिखनी होगी, अगेंस्ट जा रहा है हाइट, यहाँ पर माइनस का साइन हमेशा आएगा। लाशक वैल्यू मैक्सिमम होगी लेकिन माइनस का साइन इंडिकेट करेगा ये वर्क इज डन
अगेंस्ट ग्रेविटी। जब भी वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी होता है तो फिर वो नेगेटिव है। Keep in mind negative sign का लगा होना इस बात का सबूत है कि उस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी 0 से ज्यादा है। Keep in mind, दोबारा से लफ्जों का इस्तेमाल ख्याल से कर रहा हूँ, चेक कीजिएगा। आमतौर पर समझा जाता है माइनस लग गया तो वो वैल्यू 0 से छोटी हो गई, लेकिन यहाँ पर माइनस के साइन का मतलब है कि हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। 0 वैल्यू तो सरफेस पे थी, 0 की जगह पे आपने माइनस साइन नहीं लगाया, सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, 0 का मतलब खत्म, कुछ नहीं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में है। माइनस का साइन का मतलब ये मत समझना कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। माइनस का साइन सिर्फ ये बता रहा है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा दिया है। ये मत कहना कि माइनस का मतलब है कि इसके पास 0 से भी कम एनर्जी नहीं, इसके पास एनर्जी है और वो मैक्सिमम भी होगी, ऊपर जाने वैसे भी होगी। माइनस का साइन सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। चलिए इसका रिवर्स पढ़ते हैं। अगर उस हाइट से इस चीज को नीचे छोड़ दिया जाए, ऊपर तो ले गए थे, ऊपर के मकाम पे जो भी इसकी वैल्यू थी वो मैक्सिमम ने कहीं सिर्फ माइनस का साइन डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अब हम इसको छोड़ देते हैं, ऊपर से रिलीज कर देते हैं, बस अपने हाथ से उस बॉल को छोड़ दिया। जो हमने रिलीज कर दिया तो क्या हुआ, अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाए, यानी अपवर्ड मोशन में। और सुनिए क्या कह रहा हूं, अपवर्ड मोशन में। अपवर्ड मोशन का मतलब है अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर आप अपवर्ड मोशन में जा रहे हैं, नोट कर लें पॉइंट्स को, अगर आप अपवर्ड मोशन में जा रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। क्या? इफ ऑब्जेक्ट is taken upward in the gravitational field against gravity, potential energy increases। ऊपर ले जाते हुए आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे, उस पे बाकी एनर्जी उसमें स्टोर होगा। बट when this object डाउन, ये ऑब्जेक्ट छोड़ दी गई, तो छोड़ दी गई किस तरफ जा रही है, टुवर्ड्स ग्रेविटी जा रही है। आपने इसको रिलीज कर दिया नीचे की तरफ, इस मकाम पे क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी इनटू काइनेटिक एनर्जी। डाउनवर्ड मोशन में पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। Potential energy decreases, kinetic energy increases। और पीछे आते हुए ग्रेविटी की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आप नेगेटिव साइन नहीं लगाएं। सिमिलर डायरेक्शन में आ रहे हैं ग्रेविटी की, तब आप नेगेटिव साइन नहीं करें। पैरामीटर्स को हम देख लेते हैं। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन एंड ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में negative work is done on the system, downward direction में पॉजिटिव वर्क, किसी चीज को ऊपर से नीचे लाना, इस पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है क्योंकि आप टुवर्ड्स ग्रेविटी जा रहे हैं।
हो सकता है, नीचे आते हुए ऑन कवर्ड भी हो सकता है, बाय कवर्ड भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप बॉल को ऊपर ले गए हैं और आप उसको बस छोड़ देते हैं अपने हाथ पे, अब अपने हाथ पे छोड़ देना खुद ब खुद नीचे आ रहा है, तो उसका हम कहेंगे वर्क इज डन बाय द सिस्टम। बॉल में नीचे से ऊपर ले गया तो मैंने नेगेटिव वर्क किया है उसके ऊपर, अब इसको मैंने सीधा बस ऐसे छोड़ दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो छोड़ने का मतलब मैंने इसको अपने हाथ पे छोड़ दिया, अब जो एनर्जी इसके पास है उसके एतबार से टूट जाए, तो इसको मैं कहूँगा कि अब ये बॉल नीचे जब जा रहा है तो क्या कर रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। लेकिन एक और तरीका भी है कि अगर मैं इस बॉल को ऊपर ले गया, इस वक्त मैंने इस पर नेगेटिव वर्क किया, अब मैं इसको जब छोड़ने की बात कर रहा हूँ तो छोड़ नहीं रहा, मैं इसको ऐसे नीचे ले जा रहा हूँ। नीचे ले जाना मतलब मैं अपने हाथों से, अभी तक इसको पकड़ के मैंने रखा हुआ है, तो अपने हाथों का मैं इस्तेमाल, अपनी एनर्जी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब अभी भी ये वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है। लेकिन कैसा वर्क है, पॉजिटिव वर्क। क्यों पॉजिटिव वर्क? क्योंकि आप वेवली डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक है छोड़ देना, जब छोड़ देने की बात है तो क्या करोगे, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। मैं यहाँ पे दो चीजें लिख लेता हूँ, एक है वर्क इज डन बाय सिस्टम। बाय सिस्टम का मतलब है रिलीज इटसेल्फ, अपने हाल पे छोड़ दे। अब जो उसके अंदर है उसी का वो खर्चा करेगा, उसके पास एनर्जी थी पोटेंशियल की शक्ल में, उसको कन्वर्ट करता जाएगा काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में। लेकिन जो ऊपर लिखा है पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इसका मतलब ये कि लगातार अब भी वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, फायर से एक्सटर्नल फोर्स की मदद ली जा रही है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, पकड़ के रखा हुआ है या कोई किसी तरीके से आप उसको फोर्स दे रहे हैं, तो अगर वो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है तो उस पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन में आता है। अपवर्ड मोशन में हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ये इंटरचेंजेबल फॉर्म्स हैं। पोटेंशियल एनर्जी जहाँ इंक्रीज होगी वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन होगी। डाउनवर्ड मोशन में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। एट एनी 2 पॉइंट्स, किसी भी दो जगहों पे, ऊपर और नीचे के दरमियान, हाइट मैक्सिमम की और जीरो वाली हाइट भी आपको बताई, लेकिन उनके बीच में किसी भी मकाम पर देखना है आपने कि टोटल एनर्जी क्या है, तो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर एक कम है दूसरी ज्यादा, लेकिन इनका अगर सम लिया जाएगा वो हमेशा वो हमेशा उसका टोटल सम के बराबर है और वो कांस्टेंट है, ये आंसर हमेशा कांस्टेंट है, जीरो नहीं कह सकता, जीरो वैल्यू से निकलता है, कांस्टेंट, जितनी भी वैल्यूज है वो कांस्टेंट है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कांस्टेंट रहना, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होना, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। इसमें मजीद बात आगे करते हैं। चलिए अब आप जो इसकी इक्वेशन है उसको जितना आप रीड कर सकते हैं, उसमें से मटेरियल निकाल सकते हैं, निकालेंगे। Potential energy is equal to mgh ये क्वेश्चन आपको क्या क्या बता रही है? फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी।
जब भी आपके पास फिजिक्स में कोई इक्वेशन आ जाए, पहली हेडिंग खुद उस इक्वेशन को लिख के डालेंगे कि क्या-क्या फैक्टर हमें नज़र आ रहे हैं जो इस वैल्यू पे असरअंदाज हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर 3 फैक्टर नज़र आ रहे हैं, मास, ग्रेविटी और हाइट, जिस पे पोटेंशियल डिपेंड करती है। पहली चीज नजर आ रही है क्वेश्चन से, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ जाए और लिखा हो कि भाई एक छोटा सा बॉक्स पड़ा हुआ है जमीन पे और एक बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा हुआ है, किस जगह पर पड़ा हुआ है, जो लोकेशन है इस वक्त वो है सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट 0, फिलहाल हाइट 0, फिलहाल जमीन की सतह पर पड़े, हमें ये इक्वल हाइट तक ले जाना है। टारगेट ये है कि इनकी जो हाइट है टॉप पे जो ले जाना है वो इक्वल है। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स को इक्वल हाइट तक ले जाना है। जिस चीज का मास ज्यादा है उसका वेट भी ज्यादा है। वेट का फार्मूला है mg। मास अगर ज्यादा तो समझ जाओ कि उसका वजन भी ज्यादा है। वजन ज्यादा है तो वो नीचे की तरफ ज्यादा सख्ती से, ज्यादा इंटीग्रिटी से जमीन के साथ लगी हुई है। उसको ऊपर ले जाना मुश्किल, उसके लिए बहुत फोर्स चाहिए, उसके लिए बहुत ताकत चाहिए। जो हल्का मास है, मास कम वेट कम, मास और वेट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कम वेट का मतलब ये है कि उसका झुकाव है तो जमीन की तरफ, उस जमीन के साथ लगी तो रही है, लेकिन उसको उठाना कदरे आसान है, थोड़ी फोर्स लगा के हम कर सकते हैं। तो अगर छोटे ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाना है तो लेस फोर्स, take it to above height, less force का मतलब है less work done, और less work का मतलब है less potential energy stored। दूसरी तरफ वज़नी चीज है, उसके लिए उसको उठाने के लिए more force is required। ज़्यादा फोर्स का मतलब ये है कि more work is done, more work का मतलब है more potential energy stored। So as mass increases, ताकत ज़्यादा चाहिए उसको ऊपर ले जाने के लिए, ज़्यादा वर्क स्टोर होगा क्योंकि हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है वो सही बता रही है कि जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको टॉप तक ले जाने के लिए। कह सकते हैं कि अगर हम मास को डबल कर देते हैं तो उससे पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगा। डबलिंग मास डबल पोटेंशियल एनर्जी।
3 गुना कर दे मास को, पोटेंशियल 3 गुना हो जाएगी, स्टोर करनी पड़ेगी क्योंकि हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है उसको, स्टोर करनी टूटी जाए। 4 गुना कर दे क्वाड्रुपल मास को, पोटेंशियल 4, आधा कर दे मास को, हाफ हो जाएगी पोटेंशियल, हाफ इन मास with half will make the potential energy half. डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसमें के साथ मेरा वही पहले का के साथ चलो जी, प्यारे स्टूडेंट, ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद क्लास का आगाज